नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 का दम। लोकसभा उपचुनाव की दो सीटें यानी कि रामपुर और आजमगढ़, जिसमें सपा का वर्चस्व रहा है, सपा का दबदबा रहा है। दोनों ही गढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी से छिटक गए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से वहां पर अपना कमल खिला दिया है। हालांकि आजमगढ़ में मिली हार को ये भी सपाई कहकर देख रहे हैं कि वहां पर बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसलिए हम यहां पर भी कामयाब हैं। तो यहां पर अपनी हार को ऐसे यहां पर जस्टिफाई करने की कोशिश। तो वहीं रामपुर में आजम खान यह आरोप लगा रहे कि कई पोलिंग बूथों पर, कई पोलिंग स्टेशन पर तो वोटिंग परसेंटेज ना के बराबर रहा है। तो ये वजह जो है वो यहां पर हार की बन गई है, यानी कि हम जीते हैं लेकिन हमारी जीत को हार में बदल दिया गया है। तो अब इस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने आप को यहां पर जस्टिफाई करती नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर सारी बातों से इतर, सारे विवादों से इतर और सारी बयानबाजियों से इतर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने यहां पर अब सपा के दोनों गढ़ छीन लिए हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि ये जीत और ये हार कैसे दूरगामी संदेश देती है। ऐसे में मायावती भी इस बार जिस तरीके से आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को तार कर बताने की कोशिश कर रही हैं कि दलित मुस्लिम का जो उन्होंने एक फैक्टर अपनाया वो हिट रहा और इसी के साथ वो 24 में जाएंगे। और इसी के साथ साथ ये भी बता दिया कि समाजवादी पार्टी नहीं, कोई और पार्टी नहीं, बल्कि सिर्फ एक बसपा ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को जमीन पर रोकने की दम कुवत रखती है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जीत, ये हार क्या तय करती है 24 के लिए और किस तरीके से ये मनोबल बढ़ाती है या फिर दूरगामी संदेश देती है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। एक करके मैं सभी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले नावेद शिको जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। चंचल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए। शबनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विशेषज्ञ थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनको भी हम स्क्रीन पर लाएंगे, तब उनसे भी इस पूरे मामले पर आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नावेद जी, मैं आपसे ही स्टार्टिंग करती हूँ डिबेट की अपनी। ये हार, ये जीत, ये सिर्फ हार जीत नहीं है, एक दूरगामी संदेश। इसे सीएम योगी आदित्यनाथ भी बता रहे और हर कोई जानता भी है कि इसका कोई प्रभाव सत्ता पर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक संदेश जरूर मिलेगा। कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था कल और बहुत कुछ संदेश दे गया। साथ में योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक रहा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आने वाला भविष्य और भी सुनहरा नजर आने लगा। कारण क्या है? सिर्फ 2 सीटों की बात नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी एक ऐसा किला थी, इतनी मजबूत एक पार्टी थी जो भारतीय जनता पार्टी के सामने कम से कम लड़ी, विधानसभा चुनाव लड़ी, और कांग्रेस और बसपा बिल्कुल हाशिए पर थी। तो समाजवादी पार्टी के साथ भाजपा को यह डर था कि उसके पास मुस्लिम और यादव जो एक फैक्टर है वो अपने आप में 25-26% है। एंटी इनकम्बेंसी का अगर उसको 10% वोट भी मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को वो टक्कर देने की स्थिति में थी। लेकिन जिस तरह जो उसका आधार था मुस्लिम यादव, वो कल बिखर गया। मुसलमान जो एकजुट था, जिसने समाजवादी पार्टी को जिताने और भाजपा को हराने का प्रणय लिया था, एक तरीके से, एक तरह से एक जोश था, वो जोश टूट गया, बिखराव आ गया। बसपा और सपा में मुस्लिम वोट बढ़ गया और कहां यादव वोट भी जो है छिटकता हुआ नजर आया। मैं समझता हूं इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए निराशाजनक और भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आगामी लोकसभा चुनाव में उनके सामने कोई भी नहीं होगा, ये नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए नावेद जी, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ साफ ये बताने की कोशिश कर दी समाजवादी पार्टी को भी, बीजेपी को भी, कि उनके लिए कैसी जीत और कैसी हार है। चंचल जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये हार या जीत का सवाल नहीं था, ये आपकी पृष्ठभूमि, आपके गढ़ को बचाने की एक कोशिश थी जिसमें आप फेल हो गए। साइकिल पंचर हो गई आपकी। देखिए, साइकिल कुछ ही पंचर नहीं हुई है, साइकिल दौड़ेगी। रही बात इस चुनाव की, उपचुनाव आप जानती हैं जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा, मैं आजमगढ़ में ग्राउंड पे था और गोपालपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूं। आप बिलीव नहीं करोगे जिस तरीके से पुलिसिया तांडव, जिस तरीके से, मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आप कह सकते हो कि गिरवी हो गई हैं सरकार की, और वो अपने जो है क्या नाम है, अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए, अपने जो है क्या नाम है प्रोग्राम को पूरा करने के लिए वो किसी हद तक चली जाती हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। हमारे यहाँ जो है आजमगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 600 ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधियों को
रेड कार्ड नोटिस जारी किया गया। पुलिस द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया गया कि अगर घर से बाहर निकले या चुनाव मतलब वहां दिखाई दे दिए, मतलब इस तरीके से पूरा उपचुनाव का जो एक खेल हुआ, आपको सड़क पे होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सुनिए, लास्ट एन वक्त पे नावेद जी मैं बता सुन, लास्ट एन वक्त पे हमारे लोगों को इतना डराया गया, धमकाया गया, लेकिन फिर भी आजमगढ़ में अगर आपने देखा होगा, डराने धमकाने की बात तो रही नहीं है, अब बात समीक्षा की हो गई है। फिर भी आजमगढ़ में आपने देखा होगा। देखिए, अखिलेश यादव जब से उन्होंने सत्ता संभाली तब से कैसे वो समाजवादी पार्टी को आगे लेकर गए, आपको कुछ आगे ले जाते हुए देखे किसी चुनाव में? एकदम आप देखिए, जो कहां पर वो जीते, कितना जीते, कितने चुनाव आप गिना? आज अगर आप ध्यान दें, जो आजमगढ़ का चुनाव हुआ, रामपुर का चुनाव हुआ, आपको देखा होगा, आपने एक बूथ है वहां पे 900 वोट थे, वहां पे करीब 6-7 वोट पोल हुआ है आरामपुर में, और कई सारी घटनाएं वहां पे देखेंगी। हमारे आजमगढ़ में 2-3 बूथ ऐसे थे जहां पे पुलिस के डर की वजह से, ठीक है, पुलिस का डर आपको दिख रहा है। और देखिए चंचल जी, हमें नहीं दिख रहा है, समाजवादी लोगों ने घर से निकल करके वोट देने का काम किया, और इतनी साजिश के बावजूद हम लोग केवल 42-43 वोट से आ रहे हैं। मनोबल नहीं हमारा आ रहा है। ठीक है, आने वाले समय में 2024 में हम देखेंगे जमकर मुकाबला किया जाएगा। कि धर्मेंद्र यादव भी बहुत बिफरे, उन्होंने बहुत नोकझोंक किया, हालांकि वो अंदर जाने की जो बात कह रहे हैं, हमने दिखाया वो सही था कि उनको अंदर जाने दिया जाए, जिस तरीके से लेकिन वो कह रहे थे ईवीएम बदल दी गई, लेकिन जैसे सपा एक वक्त पर टिकी, जीत की तरफ लगा कि लीड ले रहे हैं, तो उसके बाद उनका मिजाज बहुत बदल गया था। क्यों नावेद जी, आपने तो देखा ही होगा, बहुत एग्रेसिव और बहुत गुस्से में रहे। हाँ, और तमाम और बीच में बहुत मिजाज उनका बदला, बहुत शांत, उनको लगा कि वो जीत तरफ बढ़ रहे थे। देखिए ना कितने पीछे चले, 20,000 से पीछे चले नहीं रहा, बहुत शांत हो गए थे। वो कहा कि कुछ खामियां थी लेकिन ठीक हो जाएंगे। अब यही दिखाता है कि कैसे आप जब हारते तब आप एकदम बिफर जाते हैं, कैसे आप जीते तब आप कूल डाउन हो जाते हैं। आपके चैनल ने दिखा रहे थे ना, आपके चैनल ने खुद कैद किया, मैं बताऊं जिस तरीके से स्ट्रांग रूम के मतलब जो है साथ जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। अब क्या हुआ वो तो मतलब जांच का विषय है। वो कह रहे ईवीएम बदल दी गई, मशीन बदल दी गई। मैं वही कह रहा हूं, जिस तरीके से मतलब जो बाद में कूल डाउन हो गए, तब नहीं कहा जब बढ़ रहे थे ये चुनाव। नावेद जी, आप तो ईमानदारी से सोचिए कि 42-43 हम चुनाव हारे हैं। हम लोग चुनाव हारे नहीं है, हम लोग को हराया गया है। जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता हमारे साथ खड़ी है। दूसरी बात, एक सवाल करना चाहता हूं इनसे, संवैधानिक अधिकार अगर आपसे छीना जा रहा है और आप उसके लिए नहीं लड़ पा रहे हो, तो जनता के लिए क्या लड़ोगे? आपका अधिकार छीना जा रहा है, आप जनता से नहीं लड़ पा रहे। देखिए, समाजवादी लोगों का इतिहास रहा है, समाजवादी लोग नहीं है, आप में ताकत नहीं है, समाजवादी लोगों का इतिहास रहा है। हम लोग जो है सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के सारी चीजों को बचाने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। जिस तरीके से बसपा ने घुटने टेक दिए, लेकिन लड़ाई का जो परिणाम होता है वो नहीं दिखता, कभी भी नहीं दिखता है। शबनम जी, आप पर आरोप बार बार की सत्ता का दुरुपयोग और चीरहरण कर लिया गया, अखिलेश यादव कह रहे हैं लोकतंत्र का, और तब जाकर आप जीते हैं। शिवांगी जी, सबसे पहले इस जीत के लिए जनता को बधाई देते हुए, आजमगढ़ और रामपुर की जनता को बधाई देते हुए, इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और संगठन के सभी नेता और कार्यकर्ता को देती हूँ। और बहुत हर्ष के साथ बताती हूँ कि हमने जो किला को भेदा है, उस किला को भेदने के बाद जिस तरह की आवाज़ चैनल पे सपा की निकल रही है, वो साफ तौर पे दिखाता है कि अब ये आसान है लड़ाई। क्योंकि लड़ाई हारने के बाद अगर कोई सहर्ष स्वीकार करता है कि हमें गलतियां हैं, तो समझ में आता है कि वो सुधार कर सकेंगे। लेकिन जब कहते हैं कि ईडी सीबीआई की वजह से, पुलिस की वजह से, ईवीएम की वजह से, बसपा के चुनाव में आने की वजह से तमाम ऐसी खामियां निकालने लगते हैं, तो समझ में आता है कि इनका किला कितना कमजोर है। क्योंकि चुनाव लड़ने को चुनौती समझने वाली भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमारे पास दोनों ही लोकसभा में खोने को कुछ नहीं था, बस पाने को था, और उसको पाने के लिए संघर्ष की जरूरत थी। लेकिन जिनके पास खोने को बहुत कुछ था, वो संघर्ष करने के बजाय एसी कमरे में बैठे थे। और फिर चुनाव के पहले शुरुआत किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने कि यहाँ गड़बड़ वहां गड़बड़, पर बीच चुनाव में बढ़त देखते हुए कहते हैं सब कुछ ठीक है और हम जल्दी ही जश्न मनाएंगे। हारते ही प्रवक्ता शुरू हो गए, पुलिस ने किया, उसने किया। देखिए, कहीं ना कहीं पहले हम लोगों ने शिकायत भी कर रखी है, आपको जानकारी कर लो। आप सबका साथ, सबका
आपको सुन यही तो झूठ आप लोग केवल बोलने में माहिर हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने जिस तरीके से प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, कई सारे जनप्रतिनिधियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, पुलिस द्वारा उनको डराया गया, धमकाया गया, लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया। अभी आपको मौका दूंगी, मैं चाहती हूँ पहला कमेंट बिना रोक टोक उनका सुन लिया जाए, फिर मैं आपको मौका देती हूँ दोबारा। जी शबनम जी बोलिए। शिवांगी जी, चंचल जी को बताइए कि जिस अनुशासन का मैंने परिचय दिया वो भी उसी अनुशासन का परिचय। बिल्कुल, वो सुन रहे हैं आपकी बात चंचल जी। बीच में बोलने से कोई जीत नहीं हासिल हो जाएगी। अब देखिए, जिस तरीके से MY समीकरण को ये अपना नारा बनाते थे, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा किया और वही नारा जीता, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जानती है जो राजनीतिक दल माफिया को और भ्रष्टाचार को प्रश्रय देती थी, अभिमान में अपने एसी कमरे में बैठी रहती है, परिवार कह के विश्वासघात परिवार से करती है, उसको आज निकाल फेंका है। और कोई समीकरण इनका काम नहीं आया, क्योंकि जनता केवल बातों से नहीं कार्यों से पर विश्वास करती है। जब लाभार्थी बनते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उनकी जो परेशानियां थी उनके घर तक वो योजना पहुंची, उनके हाथों में पहुंची और उसका लाभ वो उठा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये परेशान है। अब ये बार बार कहते हैं मायावती जी क्यों लड़ने लगी? भाई आप भी तो कांग्रेस को नहीं लड़ाए। अगर लोकतंत्र है तो हर पार्टी को लड़ने की, चुनाव लड़ने का है। अगर मायावती जी लड़ती हो, कांग्रेस लड़ते हो, तो चुनाव की लड़ाई अच्छी होती। पर ये चाहते हैं कि ये अकेले खड़े होए, जीत जाएं और कहें कि हमने चुनाव जीत लिया। ठीक है शबनम जी, आपकी बातों से क्लियर हो गया कि एक तो आपको अपनी सरकार की योजनाओं का भरोसा है, जो आप गरीब वर्ग तबके के लिए काम करते हैं, आप जो कहते हैं उस पर आपको भरोसा था, इसलिए आपको लग रहा है आपने जीता है। अब मैं नावेद जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, एक बात का जिक्र अभी शबनम जी ने भी किया कि उनकी योजनाएं, उनकी गरीब कल्याण योजनाएं जो है वो उनको लाभ पहुंचा गई। उनके चुनाव में जनता ने उनके कामों पर मोहर लगा दी। समाजवादी पार्टी कहती कि वो काम करते, उनका काम बोलता है। आपको क्या दिख रहा है? ये कैसे बड़ा उलटफेर हो गया? और ये ओवर कॉन्फिडेंस था क्या जिसकी वजह से हार हो गई सपा की? कई वजह हैं और जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल जो उठा समाजवादी पार्टी की हार को लेकर, उसमें सबसे बड़ा सवाल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे उठा और हम लोग ने कई बार इस पर डिबेट भी की और ये कहा कि क्षेत्रीय दल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी है, उनका गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत से लड़ रही है, एक भी बार वो सभा के लिए नहीं निकले। ये सवाल उठेगा क्या नहीं उठेगा? आप, मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी में भी ये सवाल उठना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं प्रचार के लिए निकले। इसकी दो वजह हो सकती है, या तो ये मान चुके थे कि हम हार रहे हैं, हमें हारना है, और या ओवर कॉन्फिडेंस में था। तीसरी कोई अगर वजह हो तो चंचल जी हम जब अपनी बात कर लें तो बता दें भाई क्यों नहीं निकले। जब इतनी बड़ी चुनौती थी, इतनी बड़ी, एक बड़ा विपक्षी दल है, बड़े नेता हैं वो, उनको कुछ खबर तो होगी ना कि बड़ा मुकाबला है, उनको निकलना चाहिए था। उनका चेहरा है, उनका काम बोलता है, उन्होंने तमाम बातें दावे किए हैं, उनकी लोकप्रियता है वहां पर, उनका परिवारवाद है, तमाम चीजें। ना निकलने की क्या वजह है? पहली चीज। दूसरी बात, रामपुर में आई, अगर वहां पर मसला क्या है कि आजम खान साहब जेल से निकलने के बाद जब बाहर आए तो लगा कि शायद उनमें कोई बदलाव हुआ होगा, नहीं, लेकिन वो लगातार कड़वा बोलने का सिलसिला उनका अभी भी जारी है। मैं उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन करना पड़ेगा। इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने, हम लोग आमतौर से थर्ड जेंडर वो कहते हैं, हिजड़ा जैसा शब्द मैंने आज तक किसी बड़े नेता को इस्तेमाल करते नहीं देखा। और उस इतने बड़े नेता ने रामपुर की जनता को, वोटर को हिजड़ा कह दिया। उन्होंने एक मैं उनका वक्तव्य दोहराता हूं, जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, इतने तो यहां हिजड़े। यानी आपने वोटर के साथ इतना ऐसा शब्द इस्तेमाल कर लिया। ये कौन सा ओवर कॉन्फिडेंस? आप इतना कड़वा बोलोगे कि कड़वाहट जहर बन जाएगी। ये सारी चीजें आप मान के चलिए, मुसलमान तक नहीं निकला, वोटर नहीं निकला। ये खुद कह रहे हैं चंचल जी, मुसलमान वोट दे भाई, वहां तो आधे से लगभग आधी से ज्यादा आबादी है मुसलमानों की। आप इनका कहना है कि भाई वहां डंडा लेके पुलिस बैठी है कि वोट, अरे भाई वोट डालने मत निकलना। ऐसा अगर हो ना तो देश खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए। और अगर ऐसा है और आप कुछ कर नहीं रहे हो तो फिर वे शब्द इस्तेमाल नहीं करने थे। ऐसे राजनीतिक दल पे लानत है कि वो लोकतंत्र का गला कर दब रहा है और आप एसी में बैठे हुए हैं। चंचल जी जवाब दीजिए। इसके अलावा आप लोग सोचो एक बार, आपके चैनल नहीं दिखाया था जिस तरीके से भीड़ को रोका गया था वहां पे वोट डालने के लिए।
नहीं, ना यही वोट ना आरोप डालने देखिए पाए, आप चंचल पिक्चर जी। ने दिखाया था। हमने और आप सुनिए, बता रहे सुनिए, उसके लिए 22 में लोकसभा माफ कीजिएगा जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए चंचल जी, तब भी कहा जा रहा था, लेकिन तब देखिए बड़ा तबका जो विशेष समुदाय का था वो आपके पास तो आया 90%। देखिए आज के टाइम में आपको क्या लग रहा है, बिल्कुल भी मुसलमान आपके साथ एकदम नहीं सुन जग गया लीजिए, यहाँ सुन पर, लीजिए, इसलिए क्योंकि देखिए, उनको कैद मैंने कर दिया गया। पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। मैंने आपको बताया हाँ। कि बहुत सारे ऐसे लोग, सबके पास उतना गट्स नहीं होता, जो बेचारे प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत हैं, जो छोटे छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, जो क्षेत्रवाद बेचारे जो क्या नाम नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उन सबको आज के टाइम में मैंने बताया ना कि बाबा का जो बुलडोजर है वो जिस तरीके से डराता है लोगों को, बहुत सारे लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए, हमारे लोगों को रोका गया, कहीं बंद कर दिया, किसी को रेड कार्ड नोटिस दे दिया गया। अगर बुलडोजर डराता चंचल जी तो 22 में भी वो 22 में वो आपको 90% उपचुनाव जो है, अगर आपसे खुश है जनता, अगर आपके आजमगढ़ रामपुर में जनता आपसे खुश है तो वो वैसे ही निकलती जैसे 22 में निकली थी। किस बात का डर, किस पर बुलडोजर चल गया जब आपको 90% वहां पर वोट मिल गया मुस्लिम आबादी का? किस पर बताइए, किस पर बुलडोजर चला? हमारे आजमगढ़ में बहन जी ने बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। आपको देखिए, सुन लीजिए पूरी बात। अभी आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति चुनाव में जब समर्थन देने की बात आई, चुप लीजिए, चुप हो जाइए ना, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी जब राष्ट्रपति चुनाव चल रहा, अभी जो उन्होंने समर्थन दिया है बहन जी ने, वो वोट पड़ने के बाद दिया उन्होंने। अगर यही काम अगर एक दिन पहले देती, मुसलमान जो हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के लोग थे, गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे थे, और चूंकि वो उनके साथ कुछ सिंपैथी जुड़ी, इसमें मैं एकदम बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं। ठीक है, चलिए आप मानते हैं कि लेकिन वहीं पे मैं बताऊं, कल मैं काउंटिंग पे था, आपके वहां पे क्या नाम है, आपके पत्रकार भी लोग थे, आपकी टीम के लोग भी थे, मैं बताऊं वहीं पे मुसलमान रो रहा था कि हमको मतलब जो है बहुत सारे ऐसे लोगों थे, लोगों को मतलब जो है धोखे में रख करके गलतियां हुई। लेकिन आज के टाइम में आजमगढ़ में हम लोग चुनाव हारे हैं, मनोबल नहीं हारे हैं। आप 2024 में देखेंगे, पता नहीं लगेगा इन लोगों का, ये दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्योंकि ये चुनाव देखिए हार जीत का था ही नहीं, चुनाव था आपको मजबूत दिखाने का, आपके वर्चस्व का, आपके प्रभाव का, बड़े नेताओं के गढ़ में किस तरीके से उनका वर्चस्व, उनका प्रभाव, उनको लोग जानते, उनको लोग मानते, उनके कामों को सराहते हैं, उसका था। और रही बात, आप बार बार कह रहे हैं कि बी टीम, तो ऐसे क्या कोई चुनाव ही ना लड़े, ऐसे क्या कोई भी चुनाव ही ना लड़े? मैं आपको बताऊं, पूरे प्रदेश मैं आती हूँ आपके पास, एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी। चंचल जी मैं आपके पास आती हूँ, चंचल जी मैं आपको रोक रही हूँ, ठीक है शबनम जी, अच्छा ठीक है, आप काउंटर की जिस बात का, फिर मैं चलती हूँ संदीप जी के पास, लेकिन जल्दी। डरा रहे हैं आप, तब जीत रहे हैं। शिवांगी जी, जिस तरीके से देखिए इनकी कमजोरी इसी से दिख रही है। हम तो कहते हैं हमारे जीतने का दो ही कारण है, हमारा संघर्ष और हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास। लेकिन इनके हारने की वजह आप देखिए, मैंने पहले बयान में 5-6 कारण बता दिए, इनके दूसरे बयान में 2 और कारण आ गए कि ठोको नीति से हो गया और बासपा खड़ी। अब ये बताइए, बासपा कहने लगे हम इसलिए हारे कि सपा को खड़ा कर दिया, और सपा भाजपा की बी टीम है, तो इसका ये क्या जवाब देंगे? क्योंकि जमील साहब ने भी उतना ही वोट पाया है, तकरीबन थोड़ा सा ही बहन जी आजकल क्या कर रही हैं? आपको विधानसभा चुनाव में खड़ा नहीं किया, विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा जिस तरीके से बहन जी आपके साथ, जा सकता है कि सपा की बी टीम है कांग्रेस, जिस तरीके से अमित शाह जी तारीफ कर रहे थे बहन जी की, बहन जी अमित शाह जी तारीफ कर रही थी, जहाँ कांग्रेस को जिताना होता है सपा नहीं खड़ी होती है, तो ये भी ए बी टीम हो गए। इसीलिए तरह की बयानबाजी देके जनमत का अपमान मत करिए, अपने हार को स्वीकार करिए। और आप इस घमंड में मत रहिए कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान पे कुठाराघात हुआ है, और मैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी रणनीति पे कुठाराघात हुआ है। अगर हम लगातार उस रणनीति के ऊपर काम कर रहे हैं, 2024 में आप देखोगे एक सीट पे हम लोग जमकर मुकाबला करेंगे। मुसलमानों के बड़े नेता है, चुनाव में जनता ने और अच्छे से समझ लिया है, तनखैया कहते थे, जो वोटर्स को हिजड़ा कहते हैं, आप अपने नेताओं के बारे में देख लीजिए, आप लोग क्या क्या बोलते हो, आप अपने नेताओं के बारे में देख लीजिए। ठीक है शबनम जी, आपको भी रोक रही हूँ, चंचल जी मैं आपको भी रोक रही हूँ। मैं इनका जवाब दे दूं, शिवांगी जी इनकी बात का जवाब दे दूं। ये जो बात कर रही थी कि जो है क्या नाम जातिवादी मानसिकता बता रही है, जो परिवारवाद की बात कर रही है, मुझे आप एक चीज बताओ, 2 उदाहरण हैं। एक प्रोफेसर रतनलाल दिल्ली में एक कांड हुआ,
जो नुपुर शर्मा भी दिल्ली में ही एक चैनल पे बैठ करके जिस तरीके से उन्होंने हेड स्पीच दी, हेड डिबेट करी, आपको बताओ प्रोफेसर रतनलाल जी को जेल भेज दिया गया। ये इन्हीं की पुलिस थी। वहीं पे प्रोफेसर वहीं पे नुपुर शर्मा को इन्होंने जेल भेजने की हिम्मत तक नहीं की। ये बताइए, ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। ये आप मुझे बताइए ना, प्रोफेसर रतनलाल का क्या गुनाह था? तो सारे बयान उखाड़े जाएंगे यहाँ पर। नहीं, आप बताइए ना, आप जब बात कर रहे हो प्रोफेसर रतनलाल को, प्रोफेसर रतनलाल साहब सुनिए, अगर नुपुर शर्मा पर हम जाएंगे तो मैं आपकी पार्टी के नेताओं के भी बयान गिराना शुरू कर दूंगी। उस पर बात नहीं होता है आपको। अभी चुनाव पर आपको समीक्षा करनी चाहिए, तब आप नुपुर शर्मा पर कूद रहे हैं। रुकिए, गलती खामी मानेंगे नहीं तो कैसे आप समीक्षा कर पाएंगे? चंचल जी रुकिए, आप रुकिए। अब मैं संदीप जी के पास जा रही हूँ। संदीप जी वेट कर रहे हैं। संदीप जी, सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं सर्वसमावेशी कल्याणकारी योजना, गांव, गरीब, किसान, महिला, इन सब का साथ मिला, इन सब के लिए जो काम हुआ उनका हमें साथ मिला और इसी के साथ हम जीते हैं। इसी बात का दम भर रही है बीजेपी, लेकिन सपा अभी भी सब कुछ नकार रही है। एक बात मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ कि देखिए, लगातार अखिलेश यादव जी को लेके टिप्पणियां हो रही हैं कि वो जमीन पे नहीं आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल नहीं रहे हैं। उन्हीं के सहयोगी पार्टी के राजभर जी ने उनसे कल ही कहा है कि अगर आप इस तरह इसी कमरे में बैठ के पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो आने वाला समय और भी शायद खराब होगा। और ये उपचुनाव पहले से मुझे लग रहा था कि शायद सपा ये मान के चल रही थी कि शायद वो मतलब सीरियस मोड में इस चुनाव को नहीं ले रही। ठीक है, तो ये दोनों चुनाव, चाहे वो रामपुर का हो चाहे वो आजमगढ़ का हो, तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, उसका लोगों को लाभ मिलना वहां पे शुरू हो गया, जिसका परिणाम आपने देखा। ये 22 का जो उपचुनाव हुआ है उसमें आपने देख लिया। लोकसभा का चुनाव अगर वो हार मतलब वो जीत जाते, वहां 22 जीत के गए थे, तो उनको ये करना चाहिए था कि कार्यकर्ताओं से आप लगातार जुड़े रहे। अखिलेश यादव जी लगातार आजमगढ़ की जनता को, मुझे लग रहा है कि शायद वो कनेक्टिविटी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से धर्मेंद्र यादव को भी चुनाव हारना पड़ा। और आजमगढ़ जो एक बड़ा गढ़ था समाजवादी पार्टी का, वहां पे अगर इनके दरख्तें खसकने लगी है तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि ये सपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। और सपा के पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर जो भी समाजवादी पार्टी का स्ट्रक्चर है, उसको इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर इस तरीके से वो चुनाव हारने की कगार पे पहुंचना शुरू कर दे रहे हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या है और किन कारणों से वो इन चुनावों से लगातार दूर हो रहे हैं। तो जो सरकारें लोक लुभावन चुनाव के तहत अपना कार्यक्रम चलाती हैं, उन कार्यक्रमों का लाभ अगर उन गरीब और दलितों या शोषितों को मिल रहा है तो इसका मतलब जो प्रेजेंट सरकार है वो कुछ न कुछ अच्छा कर रही है, इसी वजह से वो चुनाव लगातार जीत रही है। और ये भी आपको मानना पड़ेगा जी बूथ मैनेजमेंट जो है वो भाजपा का, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में उनके जैसा बूथ मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस लेवल पे आपको काम करना होगा। अगर आप इस लेवल पे काम नहीं करना जानते हैं तो आप चुनाव लड़ने के हकदार नहीं है और लगातार इस तरह की हार आपको झेलनी पड़ेगी, चाहे वो कोई पार्टी हो। मैं समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी के लिए भाजपा एक चैलेंज के तौर पे सामने उभर के आ रही है। बिल्कुल। अब नाविद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सवाल नाविद जी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मुझे लगता है कोई भी पार्टी अगर कहीं भी खामी देखती है अपने चुनावों में, परिणामों में, तो उसकी समीक्षा करती है, वो ही जरूरी होता है, उसी से वो आगे बढ़ती है। बीजेपी जैसे लगातार करती है, जीत के बाद विधानसभा की उससे समीक्षा की कि क्यों कम सीटें आई। आरोप लगता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, अगर मोड में ना रहे तो कैसे ये 2 किले फतेह कर ले जाए। तो ये भी सीखना चाहिए ना। और इसी के साथ अब ये भी आप देखिए कि अब जब आजमगढ़ में हारे तो कह रहे हैं कि देखिए ना, पिछले लोकसभा 19 के चुनाव से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कम बहुत अंतर से जीते हैं। तो इसको लेके वो एकदम अपने आप को ना एकदम कॉन्फिडेंस भरा महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आजमगढ़ में और रामपुर में कहा जा रहा है कि ये वोटर्स वोट नहीं डाल पाए, तो अभी भी बहाने क्यों? देखिए, भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब से 20-25 साल पहले हम लोग देखते थे कि राष्ट्रीय दल जो होते थे स्थापित, खासतौर से कांग्रेस, तो उनको आरोप लगते थे कि एसी के कमरों को, और जो क्षेत्रीय दल है वो जमीन पर पसीना बहाते थे। अब इसके विपरीत हो गया। आज की तारीख में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी पसीना बहाती है, मेहनत करती है। मैं भाजपा की तारीफ कई मामलों में मैं उसकी आलोचना करता हूं सरकार की और करूंगा, लेकिन यहां पर मेहनत और संघर्ष और जो अनुशासन है उसमें उसके बराबर कोई नहीं। और क्षेत्रीय दल
जो जैसे मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये जमीन पर पसीना बहाते थे, रैलियां करती थी पब्लिक के बीच, वो सब एसी वाले और ट्वीट वाले हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो ये समीक्षा कर ही नहीं सकते, क्यों समीक्षा नहीं कर सकते मैं बताता हूं। समाजवादी पार्टी इसलिए समीक्षा नहीं कर सकती है, देखिए समाजवादी पार्टी के अभी प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि भाई वहां पुलिस ने रोक लिया और वो वोट देने का उनको अधिकार भी नहीं मिला, उसके बाद भी एक भी आंदोलन करने की कोई उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई। दूसरी बात मैं आपको एक बताता हूं, एक पंचायत चुनाव में अखिलेश यादव जी के बहुत खासम खास एक व्यक्ति ने पर्चा भरने गए और उनको 12 लोगों ने, सड़क के लड़कों ने कुर्ता फाड़ दिया। हम सब ने ये फुटेज देखा। जब वो अखिलेश यादव उनको नहीं बचा पाए तो उनको कैसे बचाएंगे? जो लोग कहते हैं कि भाई सरकार बहुत खराब है और हमारे को बुलडोजर चला देती है, उनके मन में ये भावना आ गई है कि तुम अपनों को नहीं बचा पा रहे हो, तुम डरे हुए हो, तुम सीबीआई से, तुम ईडी से, तुम इतना डरे हुए हो कि कहते हो कि हमारा वोटर वोट डालने नहीं निकल पा रहा है, तो मुझे क्या बचाओगे? वो वोटर के अंदर वो भावना आ गई है कि वो दम नहीं है, वो ममता बनर्जी नहीं है अखिलेश यादव कि सड़क पे निकल जाएं और कहें कि हमें संविधान बचाना है, अपने वोटरों का अधिकार देना है। बिल्कुल। और देखिए नावेद जी, मैं अभी सारे खास मेहमानों के पास आऊंगी, संदीप जी आपके पास भी, चंचल जी आपके पास भी, शबनम जी आपके पास भी, लेकिन अभी छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे।